हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी क्लास लेकर आए हैं और जैसा कि आपको पता है बस आज और कल 2 दिन की क्लासेस बची हुई हैं और फिर 6 तारीख को हम लोग जो है इतने समय जितने समय हम क्लास कर रहे हैं उस टाइम पर हम लोग ये एनालिसिस कर रहे होंगे कि आपका पेपर कैसे हुआ, पेपर का लेवल क्या था, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। चलिए तो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आज 50 क्वेश्चन है, आप इस 50 क्वेश्चन को देखिए कि आप इन 50 में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। आप एज अ टेस्ट इस जो आपके आज की सीरीज है इसको टेस्ट की तरह आप लीजिएगा कि 50 में आप कैसे सही करा रहे हो। बिल्कुल यही लेवल होने वाला है आपके एग्जाम का भी। चलिए तो हम बात करते हैं सारे क्वेश्चंस की, हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हो यानी आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो इसका मतलब आपने सारी क्लासेस मेरी मिस कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी काउंसलिंग बाकी है, एडमिशन बाकी है, स्कॉलरशिप के फॉर्म बाकी हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेन काम तो जो है जब आप पेपर दे के आओगे उसके बाद से स्टार्ट होगा। अभी तो आप सिर्फ एंट्रेंस देने जा रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को गुड इवनिंग। और क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है तो जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताना शुरू कर दें कि रिक्टर पैमाना या रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताइए। सभी को गुड इवनिंग। आंसर जल्दी जल्दी टाइप करिए क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 10 सेकंड का समय दूंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल, तो जो आपका रिचर पैमाना होता है ये भूकंप की प्रबलता को नापता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए आप लोग। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। बिल्कुल जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर दें। अब देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप गेस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग है तो हमें इसको भी ध्यान देना है। अगर जीके के क्वेश्चन आपके ठीक ठाक सही जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है वहां पर तुक्के मारने की, ठीक है। चलिए तो तलोच्चन द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा बनी हुई है या सामान्यता जो है वो तलोच्चन द्वारा बनी हुई है। तो ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन का सॉल्व करना है। चलिए तो भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी जिनको जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इन्होंने ही जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी की थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को आपको पता ही, हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। बिल्कुल यही लेवल रहेगा, बिल्कुल घबराना नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, तो रणथंभौर से ही आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो चौथे का आंसर जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कुछ बच्चे आते हैं 2 मिनट की वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर वो स्किप कर निकल कर चले जाते हैं। देखो 2 दिन का समय बचा है, 2 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद फिर आप स्किप करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग, एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग 2 क्वेश्चन भी गलत कर दोगे ना तो कम से कम आप 2000 रैंक पीछे चले जाओगे, ठीक है। और एक एक रैंक की कितनी महत्व है वो जब काउंसलिंग करवाओगे तब वहां पता लग जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। देखो आज की क्लास की PDF नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आज की क्लास की PDF नहीं मिलेगी। बाकी जितनी भी क्लासेस जो अभी तक हुई हैं, यानी पिछले 4-5 दिन की जो क्लासेस हुई हैं, जिसमें डैम हम लोगों ने पढ़ा है, नेशनल पार्क हम लोगों ने पढ़ा है, रिवर हम लोगों ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर पढ़ा है, खेल पढ़ा है, सब कुछ जो पढ़ा है उन सभी की वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाइए उन वीडियो को देखिए और जो लोग उन वीडियो की PDF नहीं डाउनलोड किए हैं वो वीडियो देखने के बाद में PDF को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर बता दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जिन लोगों ने भी C बताया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। बाकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा, और अगर जनसंख्या की बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, आप जल्दी से कर दीजिए लाइक सभी लोग। चलिए तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरा जाना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत से लोगों के आंसर आ रहे हैं 6 महीने, और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को कोई बीमारी हो गई है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो उस टाइम पर इनकी जगह उपराष्ट्रपति लेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी बीमार है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 पहले भाग को छोड़कर जब खत्म जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 हुआ
उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा धारा 370 जो है कहाँ से किस स्टेट के लिए है? तो जम्मू कश्मीर के लिए। उसको कब खत्म किया गया था? अगस्त 2019 में इसको खत्म किया गया था, याद रखिएगा। और उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो है बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर टाइप क्या करिए, बिल्कुल। बाकी एग्जाम में भरपूर समय मिलेगा, एग्जाम में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम लोग फास्ट ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलेगा, परेशान नहीं होना। तो सत्यपाल मलिक इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि कब 370 को खत्म किया गया था, तो अगस्त 2019 में, ठीक है। और किस स्टेट के धारा 370 संबंधित है? क्योंकि ये विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, धारा 370 या सॉरी अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग 6 को पेपर देकर आइए, उसके बाद में फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाया जाए। कहाँ से डॉक्यूमेंट बनना है, कैसे बनना है, क्योंकि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन में भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 का आंसर जो है बी हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो है 6 साल एज होती है, बिल्कुल। अगर हम बात बताएं राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत आता है, तो इससे 80 में आता है। और राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है, आर्टिकल 80 के तहत ये आता है। इनमें जो है अगर हम बताएं, बाकी लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम 2 साल की बात करें तो जो यूएनओ होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनके सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो 2 साल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, लापरवाही नहीं करनी है, एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से लगातार कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? तो बिल्कुल मोहम्मद हामिद अंसारी जो है लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ठीक है, आपको पता होगा कि संविधान जब हम लोगों का बना तो लगभग 62 देशों के संविधान से हम लोगों ने संविधान को लिया था, जिसमें हम लोगों ने, अगर हम बात बताएं तो एकल नागरिकता हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था, बिल्कुल। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया था। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया था। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया था। ऐसे करके जो हमारा मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी है, इसको भी हम लोगों ने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल पद्धति, सामूहिक जिम्मेदारी और एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल पद्धति, सामूहिक जिम्मेदारी, एकल नागरिकता और विधि का शासन, विधि यानी कानून का शासन, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं आयरलैंड की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यूनाइटेड स्टेट में अगर हम फेमस की बात करें तो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स आपके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है तो लाइक यार ना कहना पड़े, आप कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 14 जनवरी 2019 को सूचीबद्ध किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होते हैं जिनको 10% का आरक्षण मिला है, इनको कब दिया गया था? 14 जनवरी 2019 को इनको सूचीबद्ध किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, बहुत बढ़िया। तो 11 का जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 103वां संशोधन जो है इसमें किया गया था 14 जनवरी 2019 को, तब जाके 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस वालों को मिलना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दीजिए। चलिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। तो 12 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? बताइए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। जो लोग पहली बार जुड़े हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, ताकि जो है काउंसलिंग में आप कोई गलती ना कर पाएँ, एडमिशन में ना गलती कर पाएँ, कॉलेज अलॉटमेंट में कोई गलती ना हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। 13, तो 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी संविधान संशोधन। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और 368 से संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया था कि 62 देशों से संविधान लिया गया है कुछ ना कुछ। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14,
ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप एंट्रेंस देने जाओगे तो वहां पर भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो इजी मिलेगा, एक मॉडरेट मिलेगा, और मॉडरेट ही रहेगा, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कस्तूरबा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इस वीडियो की खत्म होने के बाद आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे ये इनके संस्थापक थे, ठीक है, बिल्कुल, ये जो हैं इनके संस्थापक थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता होना चाहिए कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये इनके पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। और वहीं पर हम बात करें अगर, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। और लॉर्ड डफरिन उस टाइम पर इनके वायसराय थे, यानी भारत के वायसराय। अगर पूछा जाए कि जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम वायसराय कौन था भारत का, तो लॉर्ड डफरिन था। ए.ओ. ह्यूम जो है इनके संस्थापक थे, और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष थे। चलिए बहुत बढ़िया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में कब विभाजित हुआ था, तो 1907 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन एक आया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया। कौन से समाज की स्थापना किसने की थी, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो 16 का सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। बाकी राजा राम मोहन राय के बारे में पता ही, ब्रह्म समाज की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए? सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्तता, शहरी प्रशासन या केंद्रीय शासन? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सभी लोग टाइप करें। बिल्कुल, अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते हुए जरूर चलें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, ये मुझे पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ग्रामीण स्वायत्तता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, तो ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने करवाई थी? तो शेरशाह सूरी, काफी फेमस है ये। बाकी बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में, और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो कहां पर स्थित है? लोथल में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में या चनुदड़ो में? चलिए बताइए सभी लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, और ये जो है बंदरगाह है। बाकी कालीबंगा को काले रंग की चूड़ी कहा जाता है, यानी कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ी भी इसको कहा जाता है। वहीं पर मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी इसके अर्थ होते हैं, शाब्दिक अर्थ होते हैं ये। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए सभी लोग। चलिए, तो 20 में ज्यादा समय हम लोग लेंगे नहीं। लॉर्ड कैनिंग जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 का सी, सबसे पहले जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्हीं के समय पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। वहीं पर अगर हम बात करें कि 9 अगस्त को कौन सी एक और घटना हुई थी, काफी फेमस घटना, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो काकोरी कांड जो है ये भी 9 अगस्त को ही लूटा गया था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं, इसको आप लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 22 की तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1935 ईस्वी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक को जो है नेशनलाइज कब किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी इसको याद रख लेना है। इकोनॉमिक का काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में 141 देशों में भारत का स्थान क्या है। हालांकि ये 2019 का जो है और आपका 2021 चल रहा है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चलो आप देख लेते हैं। अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। 23 क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया था तो हमने इसको ले लिया है। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नहीं कि 68वां स्थान उस टाइम पर था। तो ये अगर आपका नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? 24 का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, 24 का आंसर बताइए। चलिए, तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले जो है इंग्लैंड में आरंभ हुई थी, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF, इसके बारे में कल हम लोग क्लास कर चुके हैं पूरा जो है हेडक्वार्टर की। तो अगर आपने इसकी क्लास नहीं की तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जाकर वहां पर जरूर इसको कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IMF 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन इसका है। बाकी अगर हम जिनेवा की बात करते हैं तो जिनेवा में WTO, WHO, GATT, ठीक है, इन सभी का G15, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कल हम लोग इस पर इन सभी चीज़ों पर कर चुके हैं, तो आप लोग जरूर जाकर उस टॉपिक को जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF भी उसकी मैंने दे दी है, तो आप लोग जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद में। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं रखना है, ADB जिसको आप कहते हो ना, शॉर्ट फॉर्म में ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। पद्मावत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग बताइए। पद्मावत जो मूवी आई थी ये काफी फेमस है और ये एक पुस्तक भी है, और इसके रचयिता कौन है? 28, बिल्कुल 28, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उपन्यास गोरा के लेखक कौन है बताइए आप। देखो, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। आप बुक्स एंड ऑथर, क्योंकि 3-3, 4-4 टॉपिक एक वीडियो में क्लियर हुई है, तो आप जरूर एक बार उसको पढ़ लेंगे। जो लोग मेरी क्लास किए हैं उनके आंसर गलत नहीं जाएंगे बिल्कुल, तो आप लोग भी जरूर जाएं क्योंकि एक दिन का समय बचा है। तो 29 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गोरा है तो गोरा के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो 29 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 पर आ जाइए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। विंग्स ऑफ फायर, बिल्कुल, तो 30 का आंसर जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। APJ अब्दुल कलाम जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी और ऑप्शन दिए हैं ना, ये सब आपको मिल जाएगी नीचे वाली क्लास में। वहां पर मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज जो है टेस्ट है तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं। चलिए, तो फॉर्ज योर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 31, बहुत बढ़िया। फॉर्ज योर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। बिल्कुल, ये भी क्लियर हो जाएगा, तो याद रखिएगा इनकी भी पुस्तक का नाम है फॉर्ज योर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 33, महिलाओं के तीसरे 2020 विश्व कप क्रिकेट में वेस्ट इंडीज ने किसे फाइनल में हराकर खिताब पर कब्जा किया था? काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो महिलाओं के तीसरे 2020 विश्व कप क्रिकेट में वेस्ट इंडीज ने किसे फाइनल में हराकर खिताब पर कब्जा किया था? तो 33 का जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल हम लोगों ने कप और ट्रॉफी पर भी क्वेश्चन किया था, तो अगर कल की क्लास की हो तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। 34 का आंसर जल्दी से सभी लोग बता दें। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 34, तो बिल्कुल बैडमिंटन जो है हो जाएगा। बैडमिंटन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाकी अगर हम टेनिस की बात करें तो एक डेविस कप है, वो टेनिस से संबंधित है। चलिए, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? अब की बार भी जो भारत है वो ओलंपिक में सेमीफाइनल पहुंची, लेकिन सेमीफाइनल में वो फिर से हार गए। लेकिन अब जो है उसकी ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई है, देखना ये है क्या होता है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? 35, सॉरी, कहाँ जीता था? 35 का सी हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फीफा विश्व कप 2018 में कौन सा देश चैंपियन बना था? आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फीफा वगैरह जो भी हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, आपको बताना है। 37 का आंसर। चलिए, बिल्कुल आंसर जरूर टाइप करें, सभी लोग आंसर जरूर टाइप करें, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पेपर देकर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ रहेंगी। 37, तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, बताइए। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, तो नेशनल पार्क पर भी वीडियो हो चुकी है, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, 38, इसका आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, डैम पर भी क्वेश्चन हो चुका है, इसकी भी लिंक नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक में एक एक वीडियो में चार टॉपिक हैं, तो सब पढ़ लीजिएगा किस वाली वीडियो में कौन सा टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ चुका तो भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो हीराकुंड अगर हम बांध की बात करते हैं 39, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो है महानदी पर जो है ये स्थित है। बाकी नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बताइए। 40 का आंसर दे दीजिए सभी लोग। चलिए, 40 का आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, 40, तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जोजिला दर्रा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है बिल्कुल। बाकी लिपुलेख वगैरह हो गया, ये सब आपका उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जूट जिसको आप बोलते हो, पटसन को ना जूट बोला जाता है। 41, तो भारत में सर्वाधिक जूट कहां पर उत्पादन किया जाता है, आंसर बताइए सभी लोग। तो बिहार इसका बिल्कुल, सॉरी पश्चिम बंगाल इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। अब हम लोग 42 पर थोड़ा सा क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। बात ये करना है कि एग्जाम में समय बहुत मिलेगा आपको, मैं एक बात बता देता हूं, समय बहुत रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन हिंदी और 50 क्वेश्चन जीके, सिर्फ 100 क्वेश्चन जो फर्स्ट पाली में होगा उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना है, तुक्केबाजी नहीं करना है, कटाप उटाप को दिमाग में लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि हाँ अगर हम 120 करेंगे तभी हम लोगों का जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये सब नहीं सोचना है, आपको आराम से पेपर देना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग सबसे पहले तो पहली बार जुड़े हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली बार जैसे मत करिएगा, 2020 में काउंसलिंग जब होने लगी तो बहुत से बच्चों ने गलत कॉलेज चूज कर लिया, और एक बार अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर कॉलेज जो है बदला नहीं जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, ताकि आप कोई गलती काउंसलिंग में ना कर पाए। काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया बताई जाएगी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, तो वो गोदावरी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। 43, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। गलत बात है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ढूंढ के क्वेश्चन ला रहा हूं, सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, लेकिन लाइक नहीं करते हो यार, तो गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, पसंद नहीं आ रहा होगा इसका मतलब, इसीलिए लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। चलिए, तो 43 का जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जब संसद की, एक क्वेश्चन बनता है कि संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है या आहूत कौन करता है। तो जब भी आएगा कि संसद की संयुक्त सत्र को कौन आहूत करता है या बुलाता है, तो आपका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन यह पूछा जाए कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो फिर वो आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके हो जाएंगे कौन से, गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है, बताइए। 44, तो बिल्कुल हमने अभी भी बताया है कि जो सबसे पहले थे राज्यसभा के सब अध्यक्ष, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको पता होना कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नीति आयोग क्या है, हालांकि बिल्कुल नीति आयोग बताइए, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये एक असंवैधानिक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित हैं। बहुत बढ़िया,
कल देखो, कल बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस कल आएंगी, क्योंकि कल ही लास्ट क्लास है, तो कल हम लोगों को बहुत ध्यान से सारी चीज़ें पढ़नी है। और बाकी आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, इस पर हमने वीडियो आपको बना दी है आज ही, ठीक है। तो लिंक उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? बिल्कुल, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी प्रस्तावना से संबंधित है। 47, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन, बताइए, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहीं मीरा कुमार की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी को तो आप सभी लोग जानते ही हो, इसमें तो कुछ भी चीजें नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में हुई थी? ठीक है, अगर हम रजिया की बात करते हैं तो ये पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। बिल्कुल, 1236 से लेकर के 1240 तक की गद्दी पर 4 साल के लिए बैठी थी, उसके बाद इनकी हत्या हो गई थी। और इन्हीं के शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, यही आपको बताना है। बिल्कुल, तो अमीर शिकार के रूप में जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी बलबन की, ठीक है। बलबन को आपको भी पता होगा, इन्होंने पैबोस और सिजदा प्रणाली जो है स्टार्ट कराई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी इल्तुतमिश के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हो कि इल्तुतमिश कौन था। बिल्कुल, इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और जो कुतुब मीनार जो है बनना शुरू हुआ था उसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने ही करवाया था। चलिए, कैप्टन हॉकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो है 52 क्वेश्चन है, और 52 इसलिए क्योंकि 2 क्वेश्चन बीच में हमने नहीं करवाए थे, तो 50 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। अभी आपको बताना है लास्ट में कि आपके 50 में कितने सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 49 के जितने भी क्वेश्चन थे आपके बहुत ही जानदार क्वेश्चन थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि हाँ हल्का क्वेश्चन था। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, आपको ये आभास हो जाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है। देखो, आप लोगों को मैं बता दूं कि वहां पर 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दोनों पाली में मिला के 100 क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ कितने करना है, 125 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके सही जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच जाओगे, ठीक है। बाकी एक बात मैं फिर बता दूं, अगर आपके 100 ही सही जा रहे हैं तो आप वहां प्लीज तुक्केबाजी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कट ऑफ जो होती है वो डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल जो है हार्ड होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, और अगर लेवल का जो है उसका इजी होगा तो भाई कट ऑफ जो है हाई जाएगी। तो वहां पर आप पेपर के हिसाब से करिएगा। तो कैप्टन हॉकिंस की अगर बात करते हैं तो ये किसके शासनकाल में जो है आए थे, तो 49 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? 50 का आंसर बताइए। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी हम्मुराबी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है आपके एंट्रेंस में। गुलाबों की लड़ाई कहां हुई थी? 51 का आंसर बता दीजिए, गुलाबों की लड़ाई कहां हुई थी? 51, तो 51 का सी हो जाएगा इंग्लैंड में। अब आप लोग आ चुके हो लास्ट क्वेश्चन पर, और अब जो है मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी क्लास ये पसंद आई होगी तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक किए रहते हो तभी हमें पता लगता है कि क्लास जो है आपके लिए अच्छी थी, तो मैं दूसरे दिन और बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और नहीं पसंद आई है तो कमेंट में जरूर लिख दिया करिए कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, क्या बोलने की स्टाइल नहीं समझ में आया, या क्वेश्चन नहीं पसंद आया, या क्या नहीं पसंद में आया, ये जरूर बताया करिए आप लोग, बिल्कुल। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हो। चलिए, तो मार्शल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था, बिल्कुल। तो इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हो, तो प्लीज अब लाइक किए हुए बिना मत जाना, और जो लोग नए हो उनको तो सब्सक्राइब मस्ट है करना, नहीं तो आप काउंसलिंग में, एडमिशन, अलॉटमेंट, इन सब में दिक्कत हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 6 तारीख के बाद में हम लोग सारी अपडेट यहीं पर पा सकें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।